जैसा कि आप सभी ये जानते हो, सूर्य का विस्तृत क्षेत्र सुमेरु पर्वत है। भौगोलिक और स्पेस साइंस दोनों को यूनिफाइड कर दिया गया है। सूर्य के ऊपर का व्यास देखें तो 84,000 योजन है और उसके नाभिक का 16,000 योजन है। दोनों को मिला देंगे तो जो सुमेरु पर्वत है वो 1,00,000 योजन विस्तृत है। सुमेरु पर्वत या फिर सूर्य का व्यास अगर हम सभी डायमीटर में देखना चाहें तो 1,00,000 योजन को जब 13.5 से लगभग 14 एक योजन में 13.5 किलोमीटर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,92,000 किलोमीटर, यही उस पूरे सूर्य का सुमेरु पर्वत का डायमीटर है। इससे भी आगे बढ़कर आप सभी ये भी जानते हो कि जो 7 द्वीप हैं एक दूसरे से दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। उनके समुद्र भी दुगने विस्तार वाले हैं। सूर्य से दूरी देखे तो जो बुध ग्रह है वो 7.79 करोड़ किलोमीटर है। उससे अगला जो द्वीप है या ग्रह है उससे एग्जैक्ट 2 गुना विस्तार वाला है, जो कि है शुक्र ग्रह। सूर्य से 10.82 करोड़ किलोमीटर ये एवरेज लिया जा रहा है, नहीं तो लगभग 13 करोड़ किलोमीटर तक जाता है। इसी तरह शुक्र के बाद मंगल ग्रह 22.79 करोड़ किलोमीटर, ये भी 2 गुना है। आप सभी ये मत कहिएगा कि पृथ्वी को क्यों छोड़ दिया, पृथ्वी से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। हम पृथ्वी पर ही बैठे हैं इसलिए इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो मंगल ग्रह, मार्स के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आता है। जितनी दूरी पृथ्वी की सूरज से है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, इतना ही चौड़ा ये एस्टेरॉयड बेल्ट है जो कि मंगल और जुपिटर के बीच में है। इस मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट होने से ही आगे जो डिस्टेंस है वो 2 गुना ना होकर 3.5 से 4 गुना हो जाता है। बृहस्पति ग्रह की सूर्य से दूरी देखे तो 77.8 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन इसके बाद फिर 2 गुना है। शनि सैटर्न की दूरी देखे तो 1.43 अरब किलोमीटर। इसी तरह अरुण यूरेनस उससे भी 2.87 अरब किलोमीटर। आगे देखे तो वरुण ग्रह है, नेपच्यून 4.5 अरब किलोमीटर। आप सभी ने ये भी जान लिया था ये जो पूरा सोलर सिस्टम है सुमेरु पर्वत, उससे अलग अलग ग्रह दोगुने दोगुने विस्तार वाले हैं, उनका समुद्र भी विस्तृत है। बाद में ये पूरा सुमेरु पर्वत का जितना भी क्षेत्र है, सूर्य सौर मंडल, ये 50 करोड़ योजन विस्तृत है। 50 करोड़ योजन इसे कैलकुलेट करोगे तो 6.5 अरब किलोमीटर आएगा। और जो क्यूपर बेल्ट है कुछ 4.5 से 8.2, लेकिन एवरेज देखेंगे तो 6.5 अरब किलोमीटर है। तो इतना पूरा सोलर सिस्टम है। उसके बाद बर्फ आदि के और भी टुकड़े, एस्टेरॉयड आदि उसके बाहरी क्षेत्र में भरे पड़े हैं। लेकिन इन ग्रहों का नाम क्या है? हम सभी ने तो ये जान लिया कि दोगुने दोगुने विस्तार वाले हैं। इनका क्षेत्र ये है। 7 द्वीप भी बताए थे। इसी सृष्टि विज्ञान के आधार पर धरती पर भी द्वीपों, सुमेरु पर्वत आदि के नाम रखे गए हैं। लेकिन इन अलग अलग ग्रहों का नाम क्या है? ये जो 8 प्लेनेट है इनकी पहचान क्या है? और क्या सौरमंडल में 8 से अतिरिक्त भी है? बिल्कुल है। आइए वैज्ञानिक रूप से इन सबको बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं। प्राचीन वैज्ञानिकों ने करोड़ों साल पहले इन ग्रहों का क्या नाम रखा था? बिल्कुल तर्क के साथ इन नामों में ही इन ग्रहों के गुण छिपे हुए हैं। वैदिक विज्ञान, वैदिक भौतिकी के अनुसार इस सोलर सिस्टम में 6 कुल ग्रह हैं। कुल ग्रह, कुल मतलब होता है परिवार। इन 6 ग्रहों के अपने परिवार हैं और वो 6 हैं हिमवान, हिमकूट, निषद, नील, श्वेत, श्रृंगवान। ये 6 हैं जिनके अपने परिवार हैं। लेकिन 2 ऐसे भी हैं जिनके अपने परिवार मतलब उपग्रह नहीं है इनके साथ। वो हैं गंधमादन और माल्यवान। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। हम सभी ने चाहे पर्वतों के नाम हो, नदियों के नाम हो, तीर्थों के नाम हो, कुओं के नाम हो, गड्ढों के नाम हो, भौगोलिक स्थितियों और जनपदों के भी नाम हो, अभी आगे आएगा। जितने इस धरती पर जनपद थे महाभारत आदि काल में, उतने उपग्रह भी हैं। विज्ञान के अनुसार लगभग 421 उपग्रह होने चाहिए, लेकिन मेरे मत में 610 प्लस उपग्रह हैं और उन्हें जनपदों के नाम पर रखा गया है। तो जो पहला ग्रह है जिसका अपना कुल है, यानी जिसके साथ उपग्रह हैं, वो है हिमवान। एक है हिमवान और एक है महाहिमवान, जिसे हिमकूट भी कहते हैं। तो हिमवान और हिमकूट, आप सभी जानते हो हिम का मतलब ही बर्फ होता है। और सौरमंडल में 2 ग्रह हैं जो बर्फों से बने हैं। कौन कौन? नेपच्यून और यूरेनस। और दोनों कुल ग्रह हैं, यानी दोनों के अपने उपग्रह परिवार हैं। जो हिमवान है
वो नेपच्यून ग्रह है, वरुण ग्रह है और सौरमंडल का 8वां अंतिम ग्रह माना जाता है। वो पूरी तरह बर्फों से बना है, लेकिन जो दूसरा है महाहिमवान या हिमकूट, उसमें बर्फ कूट कूट के भरे हैं, इसीलिए उसे महाहिमवान कहते हैं। वो है यूरेनस, अरुण ग्रह। ये 7वां ग्रह है सौरमंडल का, लेकिन बर्फ वाले ग्रहों में यूरेनस और नेपच्यून में ये सबसे बड़ा है, इसीलिए इसे हिमकूट, महाहिमवान भी कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा है नील, आप सभी जानते हो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये 8 पर्वत भी हैं, लेकिन सृष्टि विज्ञान के आधार पर धरती पर पर्वतों के नाम रखे गए हैं। जैसे हिमवान हिमालय को कहते हैं, महाहिमवान। ये जो मैं बता रहा हूं ना तार्किक रूप से, ग्रहों पर आप सभी को पूरी व्याख्या मिल जाएगी, लेकिन धरती पर हो सकता ना मिले, क्योंकि हिमालय से बढ़कर पर्वत जो बर्फों से बना हो धरती पर दूसरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आया महाहिमवान जो हिमालय से बड़ा हो। इसी से स्पष्ट है कि ये ग्रहों का विज्ञान था, ग्रहों के नाम है ये। तो महाहिमवान यूरेनस है, अरुण ग्रह। इसके बाद नील ग्रह है। नील पृथ्वी को ही कहते हैं, इसकी ज्यादा व्याख्या की जरूरत ही नहीं है। और जो चौथा है अगला, मैं क्रम से नहीं बता रहा हूँ, शब्दों की व्याख्या के अनुसार चर्चा करते हुए चल रहे हैं, बाकी क्रम आप बैठा लेना। इसी तरह अगला पर्वत है, अगला जो ग्रह है वो जो जम्बू, प्लक्ष, शालमल आदि द्वीपों के नाम पर ग्रहों का नाम बताया था, वो उनका मूल क्षेत्र है। लेकिन ये ग्रहों से बाहर का वातावरण आदि ले देकर सब कुछ व्याख्या कर देगा, ये एक एक शब्द। इसी तरह जो चौथा है अगला, वो है श्रृंगवान। श्रृंगवान किसे कहते हैं? श्रृंग यानी शिखर, जिसके बड़े बड़े शिखर हों। आप सभी जानते हो सौरमंडल पर सबसे बड़ा पर्वत कहीं पर है तो वो है मंगल ग्रह। हमारे धरती पर जो 8,848 मीटर का पर्वत है, इससे भी ऊंचा वो है। मंगल ग्रह पर एक बहुत विशाल पर्वत है, इसीलिए उसे श्रृंगवान कहें। उसको सींग निकली हुई है, उसके शिखर हैं काफी बड़े बड़े, तो इसीलिए श्रृंगवान हो गया। और इससे भी आगे देखे तो श्वेत नाम लिया था। श्वेत एक ग्रह है, पर्वत भी है। तो जो श्वेत है, रुक्म में भी कहीं कहीं इसका नाम आता है। रुक्म मतलब सफेद तो है लेकिन सुनहरा है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह है जो सुनहरा है? आप सभी जानते हो, वो है सैटर्न, शनि ग्रह है, जिसकी अपनी धारियां हैं, सुनहरा इसी को ही बोला जाता है। और इसके बाद आगे देखे तो निषद पर्वत है। निषद एक ग्रह है। निषद शब्द से ही पता लगता है निषेध, जहां पर जाना निषेध हो या तत्वता वो गैसों आदि से बना हो सकता है। बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर, उसे निषद कहते हैं। तो ये जो 6 पर्वत हुए, इनके अपने कुल हैं, अपने उपग्रह, कुल मतलब अपने परिवार हैं इन 6 के। बाकी जो आगे 2 हैं उनके परिवार नहीं है। आज विज्ञान के अनुसार 421 उपग्रह हैं सौरमंडल में, लेकिन मेरे मत में 610 प्लस उपग्रह हैं। जितने भी जनपद आदि हैं उपग्रहों के ही नाम पर रखे गए हैं। अब आइए बाकी 2 जो ग्रह बचे हुए हैं, जो सूर्य के नजदीक हैं, जिनके अपने कोई भी सैटेलाइट या उपग्रह नहीं है, आइए इनको भी जान लेते हैं। वो दोनों हैं माल्यवान और गंधमादन। 4 और हैं, वो भी 4 पर्वतों के नाम पर रखे गए हैं, जो कि प्लूटो, एरिस आदि हैं। अगर आप सभी महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 6 देखो तो इसमें है कि माल्यवान है, उसके बाद गंधमादन है और उसके बाद सुमेरु पर्वत का क्षेत्र आ जाता है। उसी अध्याय में यह भी बताया गया है कि नील ग्रह, नील पर्वत अर्थात पृथ्वी के दक्षिण और निषद यानी बृहस्पति के उत्तर, तो पृथ्वी के दक्षिण और बृहस्पति के उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने वाला ये मंदमादन है। सीधे सीधे कहें तो ये पश्चिम की ओर भागता है। ऐसा कौन सा ग्रह है? वो है शुक्र ग्रह। पूरे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जो उल्टी गति करता है, सौरमंडल के दूसरे ग्रहों के एकदम विपरीत भागता है, दूसरे डायरेक्शन में गति करता रहता है, तो वही है माल्यवान। लेकिन अगर शब्द के विज्ञान को देखें तो इसे माल्यवान इसीलिए कहते हैं। सबसे बड़ी बड़ी ज्वालामुखी जो धातुओं आदि को उगलती रहती हैं, वो केवल शुक्र ग्रह पर पाई जाती हैं। शुक्र ग्रह अपने ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से ही जाना जाता है, इसीलिए उसे माल्यवान नाम दिया गया है। और उसके बाद है गंधमादन। गंधमादन जो अपने गंध से मदहोश कर दे। आप सभी ने जाना माल्यवान है, फिर गंधमादन है, बाद में सुमेरु पर्वत है। तो इसके बीच में क्या पड़ा? बुध ग्रह। दूसरे जितने भी ग्रह हैं उसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती है, बड़ी भयंकर गंध होती है, लेकिन बुध ग्रह का अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसीलिए इसकी गंध बहुत कम या फिर नेग्लिजिबल जैसी होती है।
तो सड़ी हुई गंध से अच्छा है कि गंध ना होना। और ऐसा ही ग्रह है बुध ग्रह, उसे गंधमादन कहते हैं। उसके बाद सुमेरु पर्वत का क्षेत्र शुरू हो जाता है। भौगोलिक स्थिति और स्पेस साइंस दोनों को यूनिफाइड कर दिया गया है और करोड़ों सालों पहले ही। आप सभी को यह भी ध्यान रखना है, ये जो गंधमादन और माल्यवान है, शुक्र और बुध, इनका अपना कुल नहीं है, ये कुल पर्वत नहीं माने जाते, इनके अपने कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद हिरण्यक आदि कुछ नाम है, हेमवत वर्ष है। हिमवान आप सभी ने देखा वरुण ग्रह को कहते हैं, नेपच्यून को, और हिमवान से ही हेमवत होता है, यानी उससे आगे। ये छठे अध्याय में स्पष्टता लिखा है कि हिमवान से आगे हेमवत है, वही प्लूटो की ही चर्चा की जा रही है। इसी तरह एक हिरण्यक है, एरिस आदि जो बताए गए हैं, मिला जुलाकर, और इनके जो उपग्रह हैं, किसी के 271, किसी के 16, किसी पृथ्वी का तो एक ही कुल है, एक ही परिवार है, वो है अपना चंद्रमा। तो इन्हें ही अलग अलग जनपदों के भी नाम पर रखा गया है। अगर हम सभी सौरमंडल के 8 प्लैनेट के साथ प्लूटो, हाउमिया, माके और एरिस, इन चारों के भी उपग्रहों को जोड़ ले तो मेरे मत में 610 उपग्रह होने चाहिए सैटेलाइट इस पूरे सौरमंडल में। विज्ञान अभी तक 421 का दावा करता है। जिस प्रकार वेदों के आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक तीनों प्रकार के भाष्य होते हैं, उसी प्रकार ये जो पर्वतों के नाम है, पर्वतों के भी नाम रख दिए गए और सौरमंडल में ग्रहों, उपग्रहों के भी नाम रख दिए गए। सूर्य को भी, सूर्य के पूरे रीजन क्षेत्र को भी सुमेरु पर्वत कहते हैं, पृथ्वी को भी जम्बू द्वीप बोल देते हैं। बाकी ये धरती पर भी है। संभवतः अगर आप सभी पूरी तरह ठीक इस पर अनुसंधान करो तो शायद ये जो पर्वत हैं, क्योंकि हिमालय से बढ़कर बर्फों से ढका हुआ पर्वत दूसरा नहीं है, हिमकूट, महाहिमवान दे दिया गया, ये यूरेनस और नेपच्यून की बात की जा रही है। तो संभवतः धरती पर पूरी तरह ना मिल पाए, लेकिन सृष्टि में आपको पूरी तरह 100% मिलेगा। जानकारी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।